हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो BHDE 101 या फिर EHD 01 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो बचे हुए हैं बाकी उनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग इसमें ध्यान से सुनिएगा सारे आंसर, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को इन आंसर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस PDF के लिए 20 रुपए पे करने होंगे और आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और मैं ये जो EHD BHDE 101 की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप लोगों को जो PDF है जरूरत नहीं है, PDF आप सीधा डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो ध्यान से सारे वीडियोस देख लीजिएगा, आपको एक जगह प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कहानी क्या है। उपन्यास व नाटक की भांति कहानी भी एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय विधा है। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके, वो कहानी होता है। अब कहानी के प्रमुख तत्व हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिंदी कहानी का प्रारंभ अनुदित कहानियों से होता है, यानी पहले अनुदित कहानियां लिखी जाती थी, बाद में मौलिक कहानियां रची जाने लगी। आधुनिक हिंदी कहानी जो है उसके ऊपर पश्चिम का प्रभाव है। एक सफल जो कहानी होती है उसके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है क्योंकि इसमें कथा के विस्तार के लिए अवसर नहीं रहता है। कथा वस्तु का आरंभ किसी भी एक घटना के साथ किया जा सकता है और किसी साधारण बात से भी, जैसे पूस की रात व ठाकुर का कुआं में एक ही रात की घटना का वर्णन है। कहानी में अनावश्यक बात का वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात अगर जैसे घटना से जुड़ी हुई ना हो तो ऐसी बात का वर्णन नहीं होना चाहिए जो उसे जुड़ी ना हो, क्योंकि इससे क्या कहानी फालतू में बड़ी हो जाती है। घटनाओं, स्थितियों व भावों का सांकेतिक वर्णन करना ही चाहिए, यानी कहानी में सिर्फ जो घटना स्थिति है उनका संकेतों से ही वर्णन करना होता है। तो ऐसा उसका कथानक होना चाहिए। चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा तत्व है। चरित्र चित्रण कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और प्रमुख रूप से किसी एक पात्र के इर्द गिर्द ही सारी घटना घूमती है। जैसे पूस की रात है, उस कहानी के अंदर जो मुख्य पात्र एक है वो हल्कू है, उसी के इर्द गिर्द कहानी रची गई है। एक सफल कहानीकार अपने पात्रों का पूरा चरित्र संक्षेप में निर्मित करता है। कहानीकार पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए कभी पात्र के कार्य या फिर विचारों द्वारा उसके चरित्र को उभारता है। तो जो कभी कभी पात्र आपस में जो बातचीत या वार्तालाप करते हैं ना, अथवा एक दूसरे के बारे में व्यक्त विचारों द्वारा भी उनका चरित्र चित्रण करते हैं। कहानीकार कहानी में कभी कभी स्वयं भी पात्रों के गुण व दोष बताता है। नेक्स्ट है परिवेश। कहानी का अगला तत्व है परिवेश। प्रत्येक कहानी में किसी स्थान विशेष और समय विशेष से संबंधित होती है प्रत्येक कहानी। इन्हीं में परिवेश का निर्माण होता है। उचित स्थान तथा काल का वर्णन ही कहानी में सजीवता को लाता है। जैसे कि अगर गांव का वर्णन है या फिर शहरी परिवेश का वर्णन है तो उनके अनुकूल ही उसमें वर्णन होना चाहिए। परिवेश में स्वाभाविक चित्रण के लिए यह जरूरी है कि कहानीकार जिस स्थान और काल की घटना को ले उसके बारे में उसे सही जानकारी हो। अगर सही परिवेश वर्णन के अभाव में कहानी में अस्वाभाविकता आ जाती है, यानी कि गांव के परिवेश का अगर वर्णन है और वो दिखाएंगे कि वहाँ पे पक्की सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे के सारे वहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, तो क्या वो सजीवता नहीं लगेगा, गाँव जैसा नहीं लगेगा, वो शहरी चित्रण लगेगा। तो इसलिए ये परिवेश का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कहानी के लिए। नेक्स्ट कहानी का प्रमुख तत्व है संरचना शिल्प। संरचना शिल्प के अंतर्गत पहला आता है शैली। रचनाकार कहानी जब लिखता है तो हर रचनाकार की अलग अलग शैली होती है, हर अलग अलग लिखने का ढंग होता है और वो जो ढंग होता है वही शैली कहलाता है। प्रत्येक कहानीकार की अपनी अलग शैली होती है जो कि कहानियों में विविधता लाती है। विषय वस्तु व लेखक की अभिरुचि के अनुसार जो कहानियां होती है ना उनमें शैली भिन्न भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है शैली। रचनाकार कहानी लिखने का जो ढंग अपनाते हैं वह शैली कहलाता है, यानी कि हर रचनाकार अपना एक अलग ढंग होता है कुछ भी लिखने का। कहानी लिखने का अलग ढंग हुआ तो कहानी की अलग शैली हो जाती है। प्रत्येक कहानीकार की अपनी अलग शैली होती है जो कहानियों में विविधता लाती है। विषय वस्तु व लेखक की अभिरुचि के अनुसार भी कहानियों में शैली जो होती है उनमें भिन्नता उत्पन्न हो सकती है।
कथानक के अनुसार वे डायरी शैली, आत्मकथा शैली, पूर्व दीप्ति शैली आदि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहानी में वर्णनात्मक शैली व विश्लेषणात्मक जो शैली होती है वो भी पाई जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न शैलियाँ मिलती है कहानी में। नेक्स्ट है संवाद। कहानी के पात्रों के आपसी वार्तालाप जो होते हैं उन्हीं को संवाद कहा जाता है। संवाद क्या करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कहानी को दिशा प्रदान करते हैं, कहानी को गति प्रदान करते हैं। एक सफल कहानीकार पात्रों के अनुकूल ही संवादों का निर्माण करता है, यानी अगर एक अनपढ़ पात्र शिक्षित की भांति बोलने लगेगा तो कहानी में अस्वाभाविकता आ जाएगी। काल व स्थान के अनुसार पात्रों के संवादों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर राजस्थान की कोई ऐतिहासिक कहानी है तो पात्र के उसी स्थान के अनुकूल के वार्तालाप करेंगे कि राजस्थानी लहजा होगा उनकी भाषा में, ऐतिहासिक यानी कि कोई पुरानी भाषा होगी, और जो वर्णन होगा वो भी उसी प्रकार का होगा, उसी परिवेश का होगा। और वही कहीं ब्रज भूमि की भाषा हो गई, वहाँ का वर्णन हो गया तो वहाँ की भाषा होगी। अगर अवध का वर्णन हो गया तो उधर की भाषा उसमें आती है। छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की भाषा उसमें आ जाती है। तो वो उसका एक अलग ही उसी तरह के फिर संवाद रचे जाते हैं, उस जिसे जो वर्णन किया जाता है ना उसी को ध्यान में रखते हुए संवादों की रचना की जाती है। नेक्स्ट है भाषा। भाषा द्वारा कहानीकार कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता व रोचकता ला सकते हैं, अतः उनका भाषा पर अधिकार होना चाहिए, जरूरी है। कहानीकार को जहां अपनी बात रखनी है वहां पर वह अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और पात्रों के द्वारा बोली गई भाषा उन्हीं के अनुकूल होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग कहानी को समझने में बाधा उत्पन्न करता है, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुबोध व बातचीत व स्थान के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये कहानी का तत्व हो गया, संरचना शैली। नेक्स्ट कहानी का तत्व होता है प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य। कहानी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसे प्रतिपाद्य कहा जाता है। एक सफल कहानीकार जो होता है उसकी कहानी की सफलता उसके गंभीर उद्देश्य पर निर्भर होती है। अतः किसी भी कहानी को समझने के लिए यह जरूरी होता है कि हम उसके पहले उसके प्रतिपाद्य को समझें, यानी कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़े जाएं, यानी उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ तत्व थे जो कि कहानी के प्रमुख तत्व थे। अब हम कहानी के भेद देखेंगे। के भेद, विषय के अनुरूप कहानियों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। घटना प्रधान कहानी, पहली है घटना प्रधान कहानी। वे कहानियां जिनमें घटना मुख्य होती है, अर्थात घटनाओं के माध्यम से जो कहानी आगे बढ़ती है, जैसे कि प्रेमचंद की सारंध्रा घटना प्रधान एक कहानी है। नेक्स्ट कहानी है वातावरण प्रधान कहानी। जब किसी कहानी को पढ़ने से हमें ऐसा लगे कि जैसे पूरी कहानी में वातावरण ही हावी है तो उसे वातावरण प्रधान कहानी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शतरंज के खिलाड़ी को देख सकते हैं, यह वातावरण प्रधान कहानी है। नेक्स्ट कहानी होती है चरित्र प्रधान कहानी। ऐसी कहानी जिसमें चरित्र का प्रभाव महत्वपूर्ण, अर्थात कहानी को पढ़ने के बाद आप महसूस करें कि लेखक ने पात्र के चरित्र को उभारने के लिए ही कहानी लिखी है, तो उसे चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं, यानी कि चरित्र के ऊपर जोर दिया जाता है। गुलेरी जी की उसने कहा था मैं लहना सिंह जो है उनके चरित्र को उभारा गया है, तो इसे चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं। नेक्स्ट होती है ऐतिहासिक कहानी। ऐसी कहानी जो इतिहास की घटनाओं से संबंधित हो ऐतिहासिक कहलाएगी, जैसे कि प्रेमचंद के शतरंज के खिलाड़ी एक ऐतिहासिक कहानी कही जा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक कहानी। जिन कहानियों में परिवार और समाज की समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है उन्हें हम सामाजिक कहानी कह सकते हैं, यानी कि समाज के बारे में जो चीज़ें बताती है ना वो सामाजिक कहानियाँ होती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद की अलग्योझा व ठाकुर का कुआं कहानियाँ जो है वो हम उसमें मान सकते हैं कि वो कहानियाँ सामाजिक कहानियाँ हैं। नेक्स्ट कहानियाँ होती है वो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ क्या होती है कि सोच, जिसके ऊपर क्या सोच को बल दिया जाता है। जिन कहानियों में मानव मन को प्रमुखता दी गई हो, अर्थात पात्रों के अंदर उठने वाले भाव व विचारों को व्यक्त किया गया हो, उन्हें मनोवैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए यशपाल की ज्ञानदान, अभिशप्त और जैनेन्द्र की जो कहानियाँ पाजेब वो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। तो ये कहानियों के प्रकार हो गए। एक बार मोटे मोटे तौर पे आप इनके प्रकार पढ़ लीजिएगा तो आपको इसके अंदर दो लाइन लिखनी है, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घटना प्रधान, घटना को महत्व दिया गया। वातावरण में वातावरण को, चरित्र प्रधान में व्यक्ति के चरित्र को, ऐतिहासिक में इतिहास की जो घटना होते हैं उसको, सामाजिक में जो समाज में जो घटित हो रहा है ना उसको जोर दिया गया है, और मनोवैज्ञानिक में मानव मन के चित्रण किया जाता है। तो ये कुछ कहानियों के भेद हैं जो कि 6 भेद हैं।
नेक्स्ट हमें कहानी और उपन्यास में अंतर पूछा जाता है। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपन्यास क्या है और कहानी क्या है, यानी कि इन दोनों में अंतर बताना है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण रहता है और कहानी में जीवन के किसी एक अंश का ही चित्रण रहता है। उपन्यास का आकार प्राय बड़ा रहता है और बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे से छोटे एक उपन्यास से काफ़ी छोटी होती है, यानी बहुत छोटी होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, यानी बहुत सारे पात्र होते हैं, कहानी में कम होती है। उपन्यास में घटनाओं का बाहुल्य रहता है और कहानियों में घटनाओं की संख्या सीमित होती है। सामान्यतः किसी एक घटना को लेकर ही कहानी लिखी जाती है। नेक्स्ट, उपन्यासों में विचारों को विस्तार से रखे जाने की गुंजाइश होती है, क्योंकि बहुत बड़ा उपन्यास होता है तो हम अपने विचार आराम से लिख सकते हैं, और कहानी में विचारों को सांकेतिक रूप से रखा जाता है। उपन्यास में स्थान व काल की सीमा विस्तृत हो सकती है, लेकिन कहानी में प्राय एक स्थान और एक ही काल का चित्रण रहता है। तो ये कुछ उपन्यास व कहानी में अंतर के ऊपर अगर आपका प्रश्न आ जाए तो एक आंसर है, छोटा सा आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निबंध के प्रमुख तत्व बताइए। निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। निबंध क्या है, निबंध संस्कृत धातु का शब्द है जिसका अर्थ है संवार कर सीना। प्राचीन काल में हस्तलिखित जो ग्रंथ होते थे वो मोटे मोटे ग्रंथ होते थे, तो क्या वो इधर उधर बिखर ना जाए, तो इसलिए उनको संवार के आराम से इकट्ठा सलीके के साथ फिर सील के रख लिया जाता था, वो निबंध कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे निबंध को क्या जो लिखा जा रहा है ना ग्रंथ, उनके लिए ही निबंध का प्रयोग होने लग गया। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य की उस विधा के लिए किया जाता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। कविताओं की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन होता है और गद्य की अपेक्षा जो निबंध है उसे लिखना काफी कठिन होता है। निबंध लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं, यानी कि गद्य की कसौटी निबंध है, कि कितना भी अच्छे से अच्छा गद्य लिखने वाला हो, अगर उसने निबंध अच्छा लिख दिया ना तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा गद्य लिख सकता है। निबंध की विशेषताओं के आधार पर बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता व आवश्यक संगति व संबद्धता के साथ किया जाता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि निबंध लेखक जो लेखन होता है उसके पीछे एक लेखक खुद छिपा रहता है और उसका जो व्यक्तित्व है वही निबंध में कहीं ना कहीं झलक जाता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो निबंध है वो अपना सौंदर्य खो बैठता है। निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। निबंध की सफलता के लिए उसमें निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी होता है। पहला है, निबंध का पहला तत्व है लेखक जो है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, यानी निबंध के ऊपर जो उसे लिखने वाला है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होना ही चाहिए। जब कोई लेखक किसी विषय पर निबंध लिखता है तो उसमें उसका व्यक्तित्व भी आ जाता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखे थे, इनमें इनके व्यक्तित्व की झलक या छाप को हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट उसका तत्व है वैचारिक व भावात्मक आधार। निबंधकार निबंध में या तो किसी विचार की अभिव्यक्ति करता है या किसी भावना की अभिव्यक्ति करता है, चित्रण करता है, क्योंकि निबंध रचना हवा में नहीं की जा सकती। जिस निबंध में भावना की प्रधानता रहती है वहां पर गौण रूप यानी कि थोड़ा बहुत विचारों की भी अभिव्यक्ति होती है, और विचार प्रधान निबंध है उनमें थोड़ी बहुत भावनाएं भी आती हैं। जैसे चिंतामणि निबंध संग्रह में कविता क्या है, एक विचारात्मक निबंध है, पर साथ में इसमें भावनाएं भी दृष्टिगत होती हैं। और जो सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम है वो भावात्मक निबंध है, लेकिन उसमें भी हम विचारों की झलक साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है निबंध का तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली में भाषा है कि गद्य अन्य विधाओं की तरह निबंध गद्य की अन्य विधाओं की तरह निबंध की भी अपनी भाषा शैली होती है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। संस्कृतनिष्ठ, उर्दूनिष्ठ तथा बोलचाल के निकट की भाषा हो सकती है। अब संस्कृतनिष्ठ का मतलब हो गया कि संस्कृत के शब्द काफी हो, उसमें उर्दूनिष्ठ में हो गया उर्दू के शब्दों। बोलचाल की भाषा यानी कि हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है ना वो शब्द ज़्यादा लिए गए हों, तो ऐसी हमारी भाषा हो सकती है एक निबंध की। शैली कैसी होनी चाहिए, निबंध की प्रमुख दो शैलियाँ होती है, व्यास शैली व समास शैली। व्यास शैली में लेखक विस्तार पूर्वक बात समझाता है, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करता है और विषय को विस्तार पूर्वक समझाना इस शैली की विशेषता है। और समास शैली है उसमें लेखक छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा विषय को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है और विचारों को छोटे छोटे वाक्यों से भर देता है। अतः इसे समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा सजगता की जरूरत पड़ती है। निबंध का लेखक होता है मुख्यतः इन दोनों शैलियों का प्रयोग अपने लेखन में करते हैं, यानी कि व्यास शैली व समास शैली का प्रयोग।
नेक्स्ट एक प्रश्न आता है, आत्मकथा व जीवनी क्या है। आत्मकथा व जीवनी के ऊपर टिप्पणी पूछते हैं। तो आत्मकथा का मतलब हो गया हम अपने बारे में कथा लिख रहे हैं, आत्मकथा यानी कि अपनी कथा, और जीवनी जीवन के ऊपर कथा लिखना, कुछ कहानी लिखना, यानी किसी और के बारे में लिख सकते हैं हम, यानी कि हम अपने ऊपर कथा क्या हम खुद लिख सकते हैं, अपने बारे में लिखेंगे वो आत्मकथा हो जाएगी। और हम किसी दूसरे के बारे में लिखेंगे, यानी कि हम किसी महापुरुष के बारे में लिख देंगे, हम लिख सकते हैं, या किसी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, किसी क्रिकेटर के बारे में, किसी एक्टर के बारे में हम लिखेंगे, उसे हम जीवनी कहेंगे। और हम खुद के बारे में लिखेंगे, उसे हम आत्मकथा कहेंगे। आत्मकथा और जीवनी एक दूसरे से मिलती जुलती विधाएं हैं, फिर भी इन दोनों में भेद है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि जहां आत्मकथा का लेखक होता है अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, वहीं जीवनी का लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी आत्मकथा होती है। इसके विपरीत जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को काल क्रमानुसार रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा होते उसका नायक लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का नायक स्वयं नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति होता है जिसके जीवन के ऊपर वो जीवनी लिख रहा है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है, इसलिए उसे बाहरी सामग्री की तलाश नहीं करनी पड़ती। जबकि जो जीवनी का लेखक होता है उसको बाहरी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में लिख रहा है ना, तो उसके बारे में, दूसरे के बारे में तो उसे जानना पड़ेगा। अब भाई दूसरे के बारे में हम सारी बातें कैसे जान सकते हैं, वो तो हमें उससे ही पूछनी पड़ेंगी। तो वो सारी की सारी जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो जाता है। जीवनी लेखक जिसकी जीवनी लिखता है, यदि उससे उसका निकट का संपर्क हो तो अच्छी बात है, लेकिन चरित्र नायक से लेखक का निकट का संपर्क न हो तो वह अपने चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो उसके लिए क्या कर सकता है कि संबंधित चरित्र नायक पर कोई पुस्तकें लिखी गई है ना, वो या फिर लेख है, उनसे वो जानकारी ले सकता है। चरित्र नायक द्वारा लिखित डायरी, पत्र आदि का उपयोग कर सकता है, और जो चरित्र नायक है उसके समकालीन संस्मरणों से देख सकता है, संबंधित स्थानों के भ्रमण से प्राप्त तथ्य, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से क्या वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आत्मकथा और जीवनी में कुछ समानताएं भी हैं, यानी कि इनमें अब अभी अंतर देख रहे थे हम, लेकिन अंतर नहीं, कुछ समानताएं भी होती है। जैसे कि आत्मकथा और जीवनी लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाएं, किंतु इसमें हृदय को छूने वाली व जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश आवश्यक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें होनी चाहिए, सारी जानकारी जरूरी नहीं है। इनमें चरित्र नायक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी की अपेक्षा रहती है, इसलिए कल्पना व कृत्रिमता के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। साहित्य के अन्य रूपों के समान आत्मकथा व जीवन शैली है वो भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उनकी जीवन में घटित घटनाओं के क्रम का इन विधाओं में ध्यान रखना होता है। दूसरे शब्दों में घटनाएं उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए जिस क्रम में वे घटी हो। आत्मकथा और जीवनी यदि प्रभावपूर्ण शैली में लिखी जाए तो उपन्यास की भांति ही रोचक हो सकती हैं। जैन कवि बनारसी दास लिखित अर्धकथानक हिंदी पहले की आत्मकथा है। आधुनिक युग में इस विधा की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आपबीती कुछ जगबीती से की। अंबिका दत्त व्यास की मित्र वृत्तांत, बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर प्रवास की डायरी, भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा, और जो राहुल सांस्कृत्यायन है उनकी मेरी जीवन यात्रा आदि हिंदी की प्रमुख उल्लेखनीय आत्मकथाएं, यानी कि ये जो रचनाएं होती हैं उन्होंने खुद लेखकों ने अपने बारे में, अपने जीवन के ऊपर लिखी हैं। और जो इसके अलावा कुछ जीवनियां भी हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र घर में, ये किसने लिखी? शिवरानी देवी ने। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी है। ये जो निराला के बारे में लिखे। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी, ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना भाग 1, यानी कि निराला की साहित्य साधना के ऊपर निराला के जीवन पे रामविलास शर्मा ने लिखी है, तो ये जीवनी हो गई। तो ये कुछ प्रमुख जीवनियां हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है नाटक के कितने भेद है, नहीं नाटक कितने प्रकार के होते हैं। नाटक का भेद करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि नाटक उस रूप में साहित्य का अंग नहीं है जिस रूप में जैसे कहानी, उपन्यास, कविता है। नाटक की दृश्यवक्ता इसे साहित्य की अन्य विधाओं से अलग धरातल पर ला खड़ा करते हैं, यानी नाटक इनसे थोड़ा अलग होता है। जो नाटक होता है वो लिखे हुए
पूरा का पूरा लिखा हुआ नहीं रहता, यानी कि कोई एक घटना होती है उसको उठा के हम रच लेते हैं नाटक करने के लिए। अब नाटक का जो वर्गीकरण होता है वो जब किया जाता है तो नाटक के कुछ भेद निकल के आते हैं। नाटक कई प्रकार से लिखे जाते हैं, रंगमंच के ऊपर भी अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो नाटक जो होते हैं कितने उनके भेद कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। नाटक का पहला नाटक है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक क्या होता है, ये एक छोटी टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। नाटक के भेद होते हैं वो भी पूछा जाएगा, तो भी आप यही लिखेंगे। रेडियो नाटक, नाटक को रंगमंच पर देखने के अलावा आप रेडियो पर भी अक्सर सुनते होंगे। रेडियो जो नाटक होता है रंगमंचीय नाटक से अलग एक नई विधा है। मूलतः नाटक दृश्य विधा है, किंतु रेडियो नाटक के शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व है। रेडियो नाटक मंचीय नाटक से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां मंचवीय नाटक होता है विभिन्न रंगमंचीय उपकरणों का प्रयोग होता है तथा अभिनेताओं के अभिनय, हाव भाव, गति आदि द्वारा दर्शक होते हैं उन तक बात पहुंचाई जाती है। लेकिन जो रेडियो नाटक होता है उसमें केवल सिर्फ हम सुनकर ही ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ करना होता है। इसमें ध्वनि द्वारा ही अभिनेताओं का चलना फिरना, हंसना, ये सारी की सारी चीजें दर्शाई जाती हैं। रेडियो नाटक कुछ हद तक संवादों पर भी निर्भर रहता है। रेडियो नाटक में जैसे संवाद होते हैं ना वो इस प्रकार लिखे जाते हैं कि जब सुनाए जा रहे हो ना तो ऐसे फील हो रहा हो सुनने वालों को कि सामने घटित हो रहा है घटनाएं। जैसे मंचीय नाटक पर यदि कोई अभिनेता फटे कपड़े पहनकर आता है तो दर्शकों को देख के ही पता चल जाता है कि उसने फटे कपड़े पहने हैं। रेडियो नाटक में तो क्या ऐसा हो नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो बताना पड़ता है कि है ना वो ये अमुक पात्र आ रहा है, फटे हाल आ रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, गरीब, इस तरह से क्या दिखाया जाता है उन सबको। रेडियो नाटक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें विभिन्न भावपूर्ण स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए पार्श्व संगीत का प्रयोग होता है। जैसे किसी की मृत्यु पर करुण संगीत का बजना, किसी आश्चर्यजनक घटना पर चौंकाने वाली धुन का बजना आदि। रेडियो नाटक रंगमंचीय नाटक से इस अर्थ में भिन्न है कि रंगमंचीय नाटक में जो अन्य ललित कलाएं होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला भी शामिल रहती है, पर रेडियो नाटक में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें तो सिर्फ जो है ध्वनि के सहारे नृत्य की गति का बोध करवा सकते हैं। तो ये रेडियो नाटक हो गया। नेक्स्ट भेद नाटक का टेलीविजन नाटक। आजकल आप हर रोज टेलीविजन पर नाटक देखते होंगे। टेलीविजन पे जो धारावाहिक नाटक दिखते हैं उनको सीरियल कहा जाता है। टीवी के जो नाटक होते हैं वो भी उसी की तरह विधा है, जो कि थोड़ी सी बहुत फिल्म जो होता है ना, फीचर फिल्म, उसके जैसे माने जाते हैं। टीवी नाटक और रंगमंचीय नाटक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर तो होता है कि टीवी नाटक के लिए क्या कैमरे का इस्तेमाल होता है, और जो रंगमंच का नाटक होता है उसके लिए कैमरे का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ हर चीज़ कैमरे के अंदर ही देखी जा सकती है। पूरे नाटक को पहले कैमरे में अंकित किया जाता है। कैमरे में जो एक बार अंकित हो गया उसे शॉट कहते हैं। इसके बाद विभिन्न शॉट को मिलाकर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। फिर दृश्यों को मिलाकर पूरा एक नाटक बन जाता है। दूसरा अंतर ये हो गया कि रंगमंच पर सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि रंगमंच की सीमाएं होती हैं, पर टीवी पर लगभग सब कुछ दिखाया जा सकता है। जैसे यदि रंगमंच पर कश्मीर का दृश्य दिखाना हो तो यह कार्य सिर्फ पर्दे के द्वारा ही संभव हो सकता है, जिस पर कश्मीर की वादियों का चित्र हो। लेकिन टीवी का के ऊपर यह दृश्य क्या यथार्थ रूप में भी दिखा सकते हैं कि भाई वहाँ पे जाके शूट कर सकते हैं, पहाड़ी इलाके में शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी एक टेलीविजन नाटक और जो आपका नाटक हो गया रंगमंच नाटक में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तीसरा अंतर यह है कि रंगमंच पर अभिनेताओं व दर्शकों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि कोई अभिनेता मंच पर कोई भूल कर बैठे तो साफ दिखाई देता है और उसमें नाट्य प्रस्तुति में भी अंतर आ जाता है। लेकिन जो टेलीविजन के नाटक होते हैं ना उसमें ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो शूट गलत बोल दे उसने तो दोबारा से टेक करके और वो क्या रीटेक कर सकते हैं, दोबारा से शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक शॉट को कई बार शूट किया जाता है। तो ये आपका टेलीविजन नाटक हो गया। नेक्स्ट नाटक होता है नुक्कड़ नाटक। यह नाटक की नई विधा है। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन रेडियो व टेलीविजन के लिए लिखे गए जो नाटक होते हैं रंगमंच पर नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नुक्कड़ के नाटक होते हैं वो भी रंगमंच पर नहीं लेके जा सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो होते हैं रंगमंच पर नहीं बल्कि गलियों, सड़कों, चौराहों, चौपालों, नुक्कड़ आदि पर खेला जाता है। नाटक जो होते हैं ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे रंगमंच पर किया जाता है। बस जो स्थान होता है वो नुक्कड़ के ऊपर होता है। इसमें बस पर्दा गिरेगा उठेगा नहीं, बस ये अंतर रहता है। अभिनेता नाटक की कथा वस्तु के अनुसार अपने पात्र के अनुरूप प्रतीकात्मक परिवर्तन लाता है। जैसे नेता जैसा दिखने के लिए सफेद टोपी लगा ली तो बस हो गया नेता, पूरा का पूरा दिखना जरूरी नहीं है। पुलिस दिखना है तो हाथ में डंडा ले लिया, सिर पे टोपी। अब ऐसा नहीं है पूरा पुलिस का गेटअप करके है, वो इसमें जरूरी नहीं है नुक्कड़ नाटक में।
नुक्कड़ नाटक को मजमे की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उसकी कथा वस्तु प्रासंगिक व सामान्य जन की अभिरुचि के अनुरूप होनी चाहिए। कथा प्राय प्रचारात्मक और जन जागृति फैलाने वाली होती है। कथानक में नाटकीयता का बल होता है और जो तथ्यात्मक होते हैं उसके बजाय संकेतात्मक बात के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। पात्र होते हैं नुक्कड़ नाटक में पात्र कम होते हैं। कई बार तो एक ही नाटक में एक अभिनेता को एक से अधिक पात्रों का भी अभिनय करना होता है। नाटक के संवाद सरल, संप्रेषणीय और जो चुटीले तथा तत्काल प्रभाव पैदा करने वाले होते हैं। प्रभाव को ज्यादा बढ़ाने के लिए बीच बीच में गीत संगीत का भी प्रयोग कर दिया जाता है नुक्कड़ नाटक में। जो नुक्कड़ नाटक होता है उसकी अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती। नाटक की कलात्मक प्रस्तुति से ज्यादा बल प्रचारात्मक पर दिया जाता है, या इनकी प्रचार ज्यादा करना होता है। उनको ऐसा नहीं है कि नाटक ज्यादा अच्छा बने, यानी कि बस सूचना मिल जाए सामने वाले को, जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ये नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य होता है। जो नुक्कड़ नाटक होता है उसके लिए नाटक का लेखन पहले से कर लिया जाता है, लेकिन जो प्रस्तुति का स्थान व समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। जो नुक्कड़ नाटक होता है उसमें और जो सामान्य रंगमंची नाटक होता है उसमें भी एक अंतर होता है। तो ये नुक्कड़ नाटक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, एकांकी नाटक क्या है? एकांकी नाटक की विशेषताएं बताइए, एकांकी नाटक के बारे में बताइए। एकांकी जो नाटक होता है पूर्ण रूप से एक नई विधा है, यानी कि एकांकी नाटक का ही एक रूप है। आधुनिक कहानी की तरह हिंदी एकांकी नाटक भी पश्चिम से ही प्रेरित है। कुछ आलोचक कहते हैं कि जो एकांकी है उसको पश्चिम से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि रूपक अरूपक में कुछ भेद, जैसे कि व्योभेग, भाण, प्रहसन, विथि, सट्टक, विलासिका, प्रकारणिका आदि एक ही अंक के तहत भारत के अंदर क्या एकांकी की परंपरा रही। एक अंक ये सारे के सारे भारत में शुरू से आ रही है, तो ये पश्चिम से नहीं आई है, ये भारत की ही एकांक की परंपरा भारत की है। अब इसमें क्या है, एकांकी जो नाटक है उसका उद्भव व विकास पश्चिम से भी नया है, यानी कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एकांकी जो तो भारत से है, या कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम से है, कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम से भी नया है, पश्चिमी सभ्यता के बाद आया है। पश्चिम में प्राचीन काल में बड़े बड़े नाटक खेले जाते थे। नाटक के बीच दृश्य परिवर्तन के दौरान समय निकालने के लिए फिर छोटे छोटे नाटक खेले जाते थे, जिन्हें कर्टन रेजर्स कहते थे। और जो ऐसे नाटक था उनका स्वतंत्र विकास वहां भी नहीं हो पाया। तो फिर एकांकी का विकास कैसे हुआ, ये भी देखेंगे ना, कि जब अगर ऐसे कि छोटे छोटे नाटक है वो अलग नहीं बन पाए तो एकांकी किस तरह से बनी। तो है कि समय की कमी के कारण एकांकी बनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधुनिक प्रगति की दौड़ में मनुष्य के पास समय की कमी हो गई थी, और जीवन की भाग दौड़ में क्या टाइम कम था और काम ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता था, तो मनोरंजन के लिए भी कम टाइम दे पा रहा था अपने लिए। और वर्तमान युग में भी जो व्यक्ति हैं उनकी व्यस्तता और समय के अभाव में ऐसी अनेक विधाओं का जन्म हो गया कि जो क्या थोड़े समय में बहुत ज्यादा मनोरंजन कर दें, जो आकार में लघु हो। तो जो एकांकी है उसका विकास भी इसी वजह से हुआ है कि हमें क्या मनोरंजन भी चाहिए और थोड़े समय में भी चाहिए, तो एकांकी का विकास इसी कारण हुआ था। प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि एकांकी में एक घटना होती है, एक ही घटना रहेगी और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंचती है। एकांकी में सारे कार्य एक ही स्थान व समय पे होते हैं और उसमें वर्णित कथा वस्तु अलग अलग स्थान व काल में घटित नहीं होनी चाहिए। तो अब एकांकी जो होती है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, परिवेश, संरचना, शिल्प, प्रतिपाद्य और अभिनयता। तो पहला है कथानक। कथानक या कथा वस्तु एक ही चीज होती है। तो पहला एकांकी का तत्व है कथानक। एकांकी का कथानक भी इतिहास, राजनीति, पुराण, समाज व चरित्र विशेष से लिया जा सकता है। उसका संबंध जीवन की किसी एक घटना या पहलू से होता है। इसके कथानक के 3 भाग होते हैं, यानी कि एकांकी का कथानक 3 पार्ट में डिवाइड होता है: प्रारंभ, विकास, चरम सीमा या परिणति। एकांकी में कथानक के आरंभ में एक प्रमुख घटना या चरित्रों का परिचय मिलता है। कथा का विकास किस दिशा में होगा इसका संकेत पाठक को दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी के आरंभ में पाठक को पता चल जाता है कि कथा का संबंध किस समस्या से है और कथा का विकास किस दिशा में होगा। साथ ही सभी जो प्रमुख पात्र होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। कथा का विकास जब होता है तो जैसे कि जब लड़की को देखने लड़का उसके पिता का घर प्रवेश होता है,
उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी के आरंभ में पाठक को पता चल जाता है कि कथा का संबंध किस समस्या से होता है, कथा का विकास होता है ना किस दिशा में होगा। सारे के सारे पात्र एक साथ आ जाते हैं, जैसे लड़की को देखने के लिए लड़का आ रहा है, उसके घर वाले आ रहे हैं, तो सारे के सारे सामने आ जाते हैं। लड़के का पिता होता है, वो कुछ बोल रहा होता है तो उसका दृष्टिकोण भी सबको पता चल जाता है, तो ये कथानक होता है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। एकांकी नाटक में पात्रों की बहुलता नहीं रहती, सामान्यतः एक ही मुख्य पात्र होता है, मुख्य पात्र के आगे ही सारी घटनाएं घूमती रहती हैं। कुछ एकांकी नाटक जो चरित्र प्रधान नहीं होते उनमें एक पात्र का केंद्र में होना जरूरी नहीं होता। एकांकी नाटक में जो बहुत ही कम प्रसंग होते हैं, यानी कि छोटा होता है ना एक ही घटना के ऊपर आधारित, तो प्रसंग भी ज्यादा नहीं रहते, और कम प्रसंग व घटनाओं के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करना होता है। इसलिए कथा का अनावश्यक विस्तार व पात्रों को स्थापित करने में अनावश्यक देरी सही नहीं होती। संवादों का उपयोग भी चरित्र चित्रण के लिए किया जाता है। परिवेश कैसा होता है? परिवेश एकांकी में किसी कार्य विशेष की प्रधानता रहती है, यह कार्य किसी काल विशेष में घटित होता है और इसके घटने का कोई स्थान होता है। इन्हें देश, काल और वातावरण अथवा परिवेश कह सकते हैं। ऐतिहासिक एकांकियों में परिवेश का और भी ज्यादा महत्व होता है, जैसे एकांकी में एक स्थान, एक काल और कार्य की प्रधानता रहती है। जैसे रीढ़ की हड्डी में स्थान, समय व काल की अन्विति देखी जा सकती है। नेक्स्ट है एकांकी का तत्व संरचना शिल्प। आप जान चुके हैं कि संरचना शिल्प का संबंध एकांकी की भाषा शैली संवाद योजना से। भाषा शैली या संवाद क्या होगा? एक भाषा शैली होती है कि प्रत्यक्ष प्रदर्शन की विधा होने के कारण एकांकी की शैली नाटकीय होती है। उसमें विचारों भावों की अभिव्यक्ति केवल भाषा के द्वारा नहीं बल्कि पात्रों की वेशभूषा, भाव भंगिमा, रंगमंच के जो दृश्य हो गए, वातावरण, गीत, संगीत, ध्वनि, इन सब के द्वारा भी हमें पता चल जाता है। रेडियो पर लिखे जाने वाले एकांकियों की शैली मंच पर खेले जाने वाली एकांकियों से अलग होती है। रेडियो में ध्वनि का महत्व रहता है, जबकि मंच पर अभिनीत करने वाले जो क्या रंग निर्देश जो होते हैं ना, उनका ज़्यादा महत्व रहता है। कुछ एकांकी ऐसे होते हैं जिसमें रेडियो के प्रसारण के लिए रखे जाते हैं और बाद में उन्हें मंच के अनुकूल भी बना लिया जाता है। उस स्थिति में उसके शिल्प में थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। एकांक भाषा सहज, स्वाभाविक, सजीव और रोचक होनी चाहिए। जो भाषा होती है जनजीवन के निकट होनी चाहिए। एकांकी की जो भाषा होती है भाव की अभिव्यक्ति के साथ चरित्र चित्रण का साधन भी होती है, कि भाषा के द्वारा ही हमें उस एकांकी के बारे में पता चलता है, यानी कि उस पात्र की अपनी अलग भाषा होती है। सभी पात्र के लिए समान भाषा क्या है, उसकी एकांकी की जो स्वाभाविकता होती है उसको नष्ट कर देती है, इसलिए भाषा भी पात्रों के अनुसार बदलती रहती है। संवाद कैसे होते हैं एकांकी में? एकांकीकार कम शब्दों में कम से कम संवादों में भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। संवाद परिस्थिति और पात्रों की मनोदशा को प्रकट करने वाले होते हैं। संवादों में संप्रेषणीयता का गुण भी आवश्यक होता है, इसलिए जो यथासंभव संवाद जो थे सहज, सरल व स्वाभाविक बनाने चाहिए। एकांकी में रंगमंचीयता व अभिनेता होती है। नाटक के समान रंगमंचीयता एकांकी का भी प्राण तत्व है। एकांकीकार के लिए अभिनेता व रंगमंचता का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि नाटककार के लिए ध्यान रखना जरूरी होता है। एकांकी की वास्तविक सफलता भी रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए है। नाटक की तरह एकांकी नाटक जो होता है वो निर्देशक रंगमंच पर अभिनेता होते हैं ना, उनके सहयोग से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, एकांकी का प्रतिपाद्य भी उसका एक प्रमुख तत्व है। एकांकीकार अपनी रचना के द्वारा कोई ना कोई संदेश जरूर देता है। वह स्पष्ट शब्दों में न कहकर कथानक, कार्य, व्यापार, चरित्र आदि के माध्यम से अपना उद्देश्य दर्शक या पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एकांकीकार जो एकांकी में क्या कहता है वह एकांकी को ठीक से समझने पे ही पता चल पाता है। मसलन रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसको पढ़ने से हम आसानी से हमें पता चल सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। यह एकांकी नाटक स्त्री पुरुष की समानता व जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री के समान अधिकारों का समर्थक है। साथ ही इसके द्वारा ऐसे युवकों पर व्यंग किया गया है जिनमें स्वयं सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। यही एकांकी का उद्देश्य है। अब एक प्रश्न आता है कि नाटक व एकांकी में क्या अंतर है। नाटक व एकांकी में अंतर जो है नीचे दिए गए कि नाटक क्या है। नाटक की पृष्ठभूमि व कथानक विस्तृत होता है। एकांकी की पृष्ठभूमि कथानक के उसमें क्या कथानक का विस्तार नहीं हो पाता, विस्तार का अवसर नहीं रहता है। नाटक जो था उसमें जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण होता है। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष को लिया जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और एकांकी में कम से कम पात्र रखे जाते हैं। नाटक में मुख्य घटना के साथ अवान्तर प्रसंग भी हो सकते हैं, यानी कि और घटनाएं भी चल सकती है, लेकिन एकांकी में ऐसे प्रसंगों से बचा जाता है। नाटक में किसी विचार को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है और एकांकी में संकेतों के द्वारा। नाटक में स्थान व काल की सीमा का विस्तार हो सकता है और एकांकी में स्थान,
समय व घटना का विस्तार के लिए अवसर नहीं रहता, क्योंकि संक्षिप्तता होती है ना, वही एकांकी के लिए आवश्यक होती है। तो ये एकांकी और नाटक में अंतर हो गया। अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो ये लिखेंगे, और एकांकी नाटक के बारे में पूछा जाए तो आपको ऊपर जो बताया गया वो सब आप लिख देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।